Good morning, class. Hello. Yes, good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उस टॉपिक डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही होगी बेटा सभी को? यस सर। यस सर। कहाँ तक बता दिया था मैंने लास्ट टाइम? एंटीना सर पैरामीटर फ्रंट टू बैक, सर फ्रंट टू बैक रेशियो करवाना था। अच्छा, कराना था। ठीक है, एंटीना बैंडविड्थ तक हो गया था ना? ओके, फ्रंट टू बैक रेशियो इज द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द एंटीना। ठीक है, इट इज, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ radiated power in the desired direction to the radiated power in opposite direction। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी रेडिएटेड पावर डिजायर्ड डायरेक्शन में है और जो रेडिएटेड पावर हमारी मतलब नॉन डिजायर्ड डायरेक्शन में है, उन दोनों का जो रेशियो होता है, या अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, क्लियर, उनका जो रेशियो होता है दैट इज फ्रंट टू बैक रेशियो। ठीक है, तो ये हमारी आप देख सकते हैं, ये हमारा इसका फॉर्मुलेशन है, दैट इज द रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर इन डिजायर्ड डायरेक्शन टू द रेडिएटेड पावर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है दैट इज द पोलराइजेशन। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So it is defined as the direction of electric vector of the EM wave, means electromagnetic wave। ठीक है, produced by an antenna। ठीक है, पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये डिसाइड करता है द पैटर्न ऑफ द बीम एंड पोलराइजेशन एट द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। ठीक है, तो जो भी एंटीना पोलराइजेशन हैं ये डिसाइड क्या करते हैं? द पैटर्न्स ऑफ द बीम, जो भी बीम मिल रही है इसका पैटर्न कैसा है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, लीनियर है। ठीक है, पैटर्न तो कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों साइड में। ठीक है ना, क्लियर? तो इनके बेसिस पे ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं पोलराइजेशन की, कि किस किस तरह के हमारे पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, फिर सर्कुलर पोलराइजेशन, फिर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। क्लियर? अब जैसे लीनियर पोलराइजेशन भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड थीटा पोलराइजेशन। ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन की बात करें तो हमारा जो पैटर्न होगा वो सर्कुलर होगा, लीनियर में लीनियर टाइप का पैटर्न होगा, इलिप्टिकल में इलिप्टिकल शेप का पैटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पोलराइजेशन आपका पैटर्न डिसाइड करता है। देखिए यहाँ डेफिनेशंस भी लिखी हैं। लीनियर पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। लीनियर पोलराइजेशन ऑफ द एंटीना हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लीनियर पोलराइजेशन क्या करता है? जो भी हमारा एंटीना का पैटर्न मिल रहा है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंटेन करता है। ठीक है, लीनियरली। और बाकी अदर कंपोनेंट्स को वो क्या करता है? अवॉइड करता है। जैसे साइड कंपोनेंट्स होते हैं एंटीना में, एक मेन बीम होती है और एक साइड बीम्स होती हैं कुछ मल्टीपल टाइप की। तो साइड बीम्स को वो क्या करता है? अवॉइड करता है, केवल वो मेन बीम पे फोकस करता है। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शनल बीम। ठीक है, तो although this linear polarization is very much used, so the electric field vector stays in same place। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो आपका सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हेंस वी यूज दिस लीनियर पोलराइजेशन टू इम्प्रूव द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना। कहाँ यूज करते हैं? एंटीना की डायरेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और डायरेक्टिविटी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एंटीना गेन। तो जब डायरेक्टिविटी इंप्रूव होगा तो गेन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि जो एंटीना गेन होता है दैट इज इक्वल टू डायरेक्टिविटी इनटू व्हाट? एंटीना एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब एंटीना गेन कम बढ़ेगा जब डायरेक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है ना, और एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर? सेकंड है आपका सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन आपका कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली जब हमें पैटर्न सर्कुलरली मिलता है। ठीक है, सर्कुलर टाइप पैटर्न मिलता है, मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपीयर्स टू बी रोटेटेड विथ ऑल इट्स कंपोनेंट। ठीक है,
लूजिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पैटर्न होगा सर्कुलर का, तो इट्स ओरिएंटेशन विल बी समहाउ, you can say the orientation will get lost due to what in all direction pattern, clear? So the mode of rotation may also be different at times. जो भी रोटेशन के मोड्स होंगे वो आपके हर टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो यूजिंग सर्कुलर पोलराइजेशन वी कैन अवॉइड द इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ। मल्टीपाथ का मतलब समझते हैं? कैन एनीबडी नो अबाउट मल्टीपाथ? किसी को पता है मल्टीपाथ क्या होता है? एनीबडी? मल्टीपाथ जैसे आप लोगों ने नेविगेशन सिस्टम में पढ़ा होगा, रडार वगैरह में, कि जैसे कई डायरेक्शन से जब वेव आती हैं, ठीक है, टकरा टकरा के, है ना, रिसीव होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपाथ। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें आपका जो कई सारे स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन से बीम आती हैं, रिसीव होती हैं रिसीविंग एंटीना पे, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपाथ। उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्या है, ये इफेक्ट को कम कर देता है मल्टीपाथ। मल्टीपाथ जो भी पैटर्न मिलते हैं, ठीक है। So that's why we use it in satellite communication such as global positioning system, that is GPS, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल पोलराइजेशन, देख सकते हैं आप। वर्टिकल पोलराइजेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन किसका पार्ट है? लीनियर पोलराइजेशन का। तो इसी में मैं ये भी लिखा दे रहा हूँ, वर्टिकल पोलराइजेशन का मतलब है द लो, एक मिनट, सभी को दिख रहा है ये पेज? पेज दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ओके। The low frequency vertically polarized waves are advantages for ground wave transmission, ठीक है। The low frequency vertically polarized waves are advantages for ground wave transmission। ग्राउंड वेव समझ रहे होंगे। ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन, स्पाई वेव ट्रांसमिशन पढ़ा है आप लोगों ने? स्पेस वेव ट्रांसमिशन पढ़ा है किसी ने? ये जो सिग्नल्स होते हैं इन पे जी सरफेस से सर। रिफ्लेक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। these are not these are not affected by these are not affected by the surface reflections, क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज्ड हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनका पोलराइजेशन पैटर्न होता है, तो सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शंस आते हैं वो इसको इफेक्ट कम करते हैं या नहीं करते हैं। बल्कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, सरफेस रिफ्लेक्शंस लाइक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वन, हम बताएंगे। लाइक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वन, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वर्टिकल पोलराइजेशन इज यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। वर्टिकल पोलराइजेशन is used for mobile communication, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन क्या होता है?
ये एक्चुअली इसमें जो सरफेस से रिफ्लेक्शंस आते हैं ये इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये पोलराइज होता है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा। जो बीम पैटर्न होगा, जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है या ये हमारा एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है ये, ठीक है। तो इस पे जो भी सरफेस से रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे डायरेक्टली इसको अफेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे डायरेक्टली इस बीम को अफेक्ट करेंगे। लेकिन जो वर्टिकली पोलराइज होता है ऐसे, उसको अगर सरफेस से देखें तो सरफेस से जो बीम आती हैं वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट कम करती हैं। ये सरफेस है मान लीजिए, दिस इज योर सरफेस, ठीक है। तो जो सरफेस है डायरेक्ट इस पे इफेक्ट कम होता है, या ना के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज्ड है और ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड है, इस पे ज्यादा इफेक्ट होगा। क्लियर है ये? सरफेस से Yes, जो sir. रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मतलब इन जनरल मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में आपको बताया है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन मेक्स द वेव वीक। वीक क्यों करता है? क्योंकि अभी हमने बताया नीचे से इसके रिफ्लेक्शंस इस पे पड़ते हैं, इससे वेव जो है वीक पड़ जाती है। एज द रिफ्लेक्शंस as the reflections from the earth surface affected, from the earth surface affects it, इसको अफेक्ट करता है, ठीक है, affects it, they are basically, they are usually weak, they are usually weak, they are usually weak, ठीक है, at low frequencies below 1 gigahertz, at low frequencies below, अगर आपकी जो बीम पैटर्न है वो इस फ्रीक्वेंसी का है या बिलो 1 गीगाहर्ट्ज है तो उसको ज्यादा अफेक्ट करेगा। अगर बहुत हाई फ्रिक एक 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है तो उसको कम अफेक्ट करेगा, ठीक है, बिलोज 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन is used in the transmission of TV signals to achieve a better signal to noise ratio, a better signal to noise ratio, ठीक है। क्लियर है सभी को? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताइए बेटा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका कुछ बेसिक एंटीना एलिमेंट्स हैं, लाइक अभी पैरामीटर हमने पहले पढ़े हैं, अब एंटीना एलिमेंट्स हैं। यही आपका लास्ट पैरामीटर था, ठीक है ना, पोलराइजेशन। इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट है बेसिक एंटीना एलिमेंट्स। कुछ एंटीना एलिमेंट्स है लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट, जिसको हम लोग हर्ट्जियन डाइपोल भी बोलते हैं। सेकेंड है शॉर्ट डाइपोल, थर्ड है शॉर्ट मोनोपोल, फोर्थ है हाफ वेव डाइपोल एंड फिफ्थ है क्वार्टर वेव मोनोपोल। सबकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर हम पहले वाले की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट और हर्ट्जियन डाइपोल की, तो ये बेसिकली हमारा एक शॉर्ट लीनियर एंटीना होता है, ठीक है। इन विच, लीनियर एंटीना भी मैंने बताया ही है आपको पीछे, ठीक है। तो इट इज a short linear antenna in which the current along its length is assumed to be constant, ठीक है।
करंट जो भी इसके अक्रॉस फ्लो करेगी उसकी लेंथ के अक्रॉस, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट और हर्ट्जियन डाइपोल। ठीक है। सेकंड है शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल भी एक आपका लीनियर एंटीना है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो लेस देन λ/4 होती है। λ/4 मतलब क्वार्टर वेव लेंथ। ठीक है। तो जो भी लेंथ होगी इसकी शॉर्ट डाइपोल की वो लेस देन λ/4 होगी, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा ट्राइंगुलर इन नेचर होगा। कैसा होगा, ट्राइंगुलर फॉर्म में। ठीक है। फिर आता है शॉर्ट मोनोपोल। शॉर्ट मोनोपोल इज ऑल्सो ए लीनियर एंटीना, इट्स लेंथ इज लेस देन λ/8। इसकी लेंथ क्या होती है, लेस देन λ/8। ठीक है, क्लियर है, देखिए लिखा हुआ है, इस लेंथ इज व्हाट, लैम्डा लेस देन λ/8। ठीक है। एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी ट्राइंगुलर, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, ट्राइंगुलर इन नेचर होगा। नेक्स्ट है हाफ वेव डाइपोल। तो ये क्या होता है, इट इज ए लीनियर एंटीना हुज लेंथ इज λ/2 एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी साइनोसोडल। क्लियर, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, साइनोसोडल होगा। इट इज यूजुअली सेंटर्ड फेड। ये क्या होता है, यूजुअली सेंटर फेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वार्टर वेव मोनोपोल। क्वार्टर वेव का मतलब ये है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, λ/4 होगी। ये सब एंटीना है, ठीक है, सब एंटीना एलिमेंट्स है। Quarter wave monopole is a type of linear antenna whose length is λ/4 and the current distribution is assumed to be sinusoidal. करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, साइनोसोडल इन नेचर होगा। इट इज फेड एट वन एंड विथ रेस्पेक्ट टू ईच। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हो गए, एंटीना एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेडिएशन मैकेनिज्म। तो व्हेन ए ट्रांसमिटिंग, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन ए ट्रांसमिटिंग एंटीना मतलब मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है। When a transmitting antenna is excited with an alternating voltage, excited का मतलब होता है कि वोल्टेज अप्लाई करना, ठीक है, एक साइड पे। तो जब भी हम ट्रांसमिटिंग एंटीना को एक्साइट करते हैं एक साइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के थ्रू, उसमें एक इनिशियल मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्साइट मतलब जैसे आपने एक तरफ वोल्टेज कनेक्ट किया एंटीना पे, तो उसमें क्या होगा, एक इनिशियल मोमेंट आएगा या ठीक है, किसका, चार्जेस का, ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस होंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट ऑक्सीलेशंस। ठीक है, ड्यू टू व्हाट, सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है। सो ये जो रेजोनेंट ऑक्सीलेशंस हैं ये विल आपको प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू ऑक्सीलेशंस ऑफ चार्जेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। ठीक है। एंड व्हेन द चार्ज अराउंड द एंटीना आर सेट इन मोशन, first, the other charges are separated from the antenna and they are also set in motion. Clear? So this disturbance is spread from the antenna into space and the EM wave energy decreases as it propagates. ठीक है। तो जो भी डिस्टरबेंस आएगा वो आपका स्पेस में प्रोपागेट होता है। कहाँ पे, स्पेस में। ठीक है। और जो EM वेव एनर्जी आपकी होती है वो प्रोपागेशन, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब प्रोपागेशन बढ़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये डिक्रीज करता है। ठीक है। एंटीना गेन अभी हमने आपको बताया भी था, दैट इज द इक्वल टू डायरेक्टिविटी इनटू एंटीना एफिशिएंसी। और डायरेक्टिविटी क्या होता है, द डायरेक्शन पैटर्न रेशियो ऑफ डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ व्हाट, रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोट्रोपिक एंटीना या आइसोट्रोपिक रेडिएटर। ठीक है, मतलब एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है उसका ऑल डायरेक्शन में इंटेंसिटी के से जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिविटी। ठीक है। और डायरेक्टिविटी को अगर हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एंटीना गेन मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बीम एरिया। बीम एरिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी से आपका सॉलिड एंगल जुड़ा हुआ है। इसको हम सॉलिड एंगल भी बोल सकते हैं, बीम सॉलिड एंगल या सॉलिड बीम एंगल। ठीक है। So according to standard definition, beam area is the solid angle through which all the power radiates. ठीक है। तो बीम, जो हमारा ये बीम एरिया होता है,
जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सॉलिड एंगल होता है जिसके थ्रू हमारा ऑल द पावर्स आर रेडिएटेड बाय द एंटीना, ठीक है। दैट इज वुड स्ट्रीम इन पी थीटा कॉमा फाइव। पी थीटा कॉमा फाइव क्या है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपकी रेडिएटेड पावर है, ठीक है। क्योंकि पावर जो रेडिएट होगी विन ऑल डायरेक्शंस होगी बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इससे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ओवर द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंबल क्या होता है, ये देख सकते हैं हम, ओम ए फॉर्म में लिखा हुआ है। ओम का ये जो ये सिंबल है, ये आपका सॉलिड एंगल का सिंबल है, या बीम एरिया का भी सिंबल आप यही बोलेंगे। और ए का मतलब होता है एरिया, तो बीम एरिया का सिंबल दिस है, और यही सॉलिड एंगल में भी हमें यूज करना है, ठीक है। एंड इट वाज जीरो एल्सवेयर, ठीक है। तो जो रेडिएटेड बीम हमारी होती है एंटीना की, दैट कम्स आउट फ्रॉम एन एंगल, सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली एक एंगल से जनरेट होती है, जो भी रेडिएटेड बीम है फ्रॉम एन एंटीना, ठीक है। दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एन एंगल एट द रेडिएटेड एट द एंटीना नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जहां से जो हमारी रेडिएशन बीम इमर्ज होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल से, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, ठीक है। वेयर द पावर रेडिएटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। एग्जैक्टली जो रेडिएटेड पावर मिल रही है वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए, या मैक्सिमम रेडिएशन होना चाहिए, ठीक है। सो सॉलिड बीम एंगल इज टर्म्ड एज बीम एरिया। मैंने बताया था बीम एरिया को सॉलिड एंगल भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूलेशन भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो रेडिएशन इंटेंसिटी है दैट इज पी थीटा फाइव, पी इज द फंक्शन ऑफ थीटा फाइव, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। पी कॉमा पी ब्रैकेट में थीटा कॉमा फाइव, दैट शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट एंड मैक्सिमम थ्रूपुट द सॉलिड बीम एरिया या सॉलिड बीम एंगल, ठीक है, इट्स वैल्यू बीइंग जीरो एल्सवेयर, ठीक है। ये भी हमने बताया भी था। तो जो पावर रेडिएटेड होती है दैट इज द इक्वल टू द पावर दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई इनटू बीम एरिया। सो बीम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू गेट द रिजल्ट इन वॉट्स, दैट इज कॉल्ड द पावर रेडिएटेड, ठीक है। क्लियर। जो बीम एंगल होता है दैट इज सेट ऑफ एंगल्स बिटवीन व्हाट, हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ द मेन लोब, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट्स कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले ही बताया था, ये हमारी मेन बीम है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको मेन लोब भी कहते हैं। यहाँ पे कहीं हाफ पावर बीम विड्थ मिलेगी, HPBW, हाफ पावर बीम विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं फर्स्ट नल मिलता है, ठीक है, फर्स्ट नल। क्लियर, मैंने बताया भी था आपको। तो जहाँ पे हाफ पावर बीम विड्थ पॉइंट है, वहीं ऑफ द मेन लोब, वही हमारा बीम एंगल होगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। Yes, sir. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है बीम एरिया का, देख सकते हैं। बीम एरिया इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, यही सॉलिड एंगल भी है और यही बीम एरिया भी है, तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा। ए का मतलब एरिया, ठीक है। इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी बताया भी है मैंने। दैट इज इक्वल टू 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन एंड 0 to पाई इंटीग्रेशन पी पाई थीटा कॉमा फाई इंटू डी ओमेगा, ठीक है, डी ओम, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमने लिमिट लगाई है वो थीटा और फाई की लगाई है, क्योंकि पावर, रेडिएटेड पावर इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इन द इंटीग्रेशन। सो द पावर लिमिट विल बी व्हाट, in terms of theta limit and phi limit in spherical coordinate। वो थीटा जो लाई करता है वो 0 से पाई लाई करता है, फाई जो लाई करता है 0 से 2 पाई लाई करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा चेंज ऑफ बीम एरिया होगा दैट इज डी
d ohm that will be equal to sin theta into d theta into d phi. ठीक है, sin theta into d theta into d phi, that is the change of मतलब भी कह सकते हैं आप, ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्म को हमने डिफाइन किया है। ये बेसिकली जो हमने साइन थीटा डी फाई लिखा है, ये किस कोऑर्डिनेट, वो डिफरेंशियल सरफेस है। ये क्या है? ये डिफरेंशियल सरफेस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, क्योंकि ये डी ओम जो लिखा है ये एक्चुअली बीम एरिया है, और हमने आपको डिफरेंशियल एरिया बताया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो उसी की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी रेडिएटेड पावर आपको किसमें गिवन होगी, थीटा एंड फाई के फॉर्म में, मींस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। थीटा क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन। फाई क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बीम एफिशिएंसी। बीम एफिशिएंसी क्या होता है? According to the standard definition, beam efficiency states that the ratio of beam area of the main beam to the total beam area radiated. ठीक है, क्लियर? टोटल बीम एरिया रेडिएटेड, दैट इज ईटा बी। ठीक है, सो इसको हम ईटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ईटा बी। ईटा बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं बीम एफिशिएंसी को। ये रेशियो होता है किसका? जो हमारी रेडिएशन पैटर्न मिल रही है किसी डिजायर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू मेन बीम टू द टोटल एरिया रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? सो एफिशिएंसी वैसे भी आपको पता आउटपुट बाय इनपुट होता है। इनपुट पे हम टोटल एरिया देंगे और आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ कम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन से, द एनर्जी व्हेन रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना इज प्रोजेक्टेड अकॉर्डिंग टू एंटीनाज डायरेक्टिविटी। ठीक है, ये हमने बताया था, डायरेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डायरेक्टिविटी डिसाइड करता है कि एक्चुअली डायरेक्टिविटी क्या होता है? रेशियो होता है द रेडिएशन इंटेंसिटी इन डिजायर्ड डायरेक्शन टू द रेडिएशन इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ये रेशियो है, या रेडिएशन पावर भी बोल सकते हैं, तो जो हमारा ये डायरेक्टिविटी है ये बेसिकली एंटीना गेन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, so we can say the energy when radiated from an antenna is projected according to antenna's directivity. The direction in which an antenna radiates more power has maximum efficiency. जिस डायरेक्शन में एंटीना ज्यादा पावर रेडिएट करेगा, रेडिएट ऑब्वियस से बात है मेन लोब में ही करेगा, और मेन लोब में करेगा तो वो रेडिएशन इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड बाय द बीम इज द मिनिमम लॉसेस। ठीक है, कैन बी टर्म्ड एज बीम एफिशिएंसी। यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है दैटली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्यू टू मेन बीम। एमबी का मतलब है मेन बीम। तो रेड बीम एफिशिएंसी, सॉरी बीम एरिया ड्यू टू मेन बीम अपॉन टोटल बीम एरिया, या टोटल साइड, टोटल आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? ये बताइएगा बेटा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस क्लियर हो रहे हैं? हेलो, हेलो, यस सर। क्लियर हो गया ये सभी को? यस सर। ओके, तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये। स्पेशली जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये तैयारी वैयारी कर रहे हैं होंगे, तो ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, डायरेक्टिविटी क्या होता है, गेन क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी कैटेगरी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस किया था इस यूनिट में, क्योंकि ये पूरी यूनिट आपकी फंडामेंटल्स एंड डेफिनेशंस पे है एंटीना के। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा आपको बड़े बड़े डेरिवेशन कुछ खास नहीं करने हैं, मतलब मेन मेन से ही करने हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्टिविटी का गेन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, और एंटीना अपर्चर क्या है, एंटीना इफेक्टिव हाइट क्या है, तो कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, बाकी बहुत मेजर में अभी नहीं जाना क्योंकि ये डेफिनेशंस पार्ट पे ज़्यादा फोकस है। तो जो हमारा मेन पार्ट है अभी, हाँ, जो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाँ देखिए, पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, मींस एंटीना की डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक एंटीना पैरामीटर्स पढ़े सारे, अराउंड 14 पैरामीटर्स वर देयर। ठीक है, इसके बाद पैटर्न्स के बारे में हमने देखा कि पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, भी और भी पैटर्न हम देखेंगे, जैसे सर्कुलरली पोलराइज पैटर्न, ठीक है, एलिप्टिकल पैटर्न, ठीक है, और लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये सब पैटर्न है आपके। सर बीम एरिया के बारे में हमने पढ़ा, बीम एरिया क्या होता है या बीम सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बता दिया आपको। फिर देन वी हैव रेडिएशन एफिशिएंसी, सॉरी रेडिएशन इंटेंसिटी एंड बीम एफिशिएंसी। तो बीम एफिशिएंसी हम लोगों ने कर लिया है, अभी हमने बताया आपको बीम एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, यहाँ सामने दिख रहा होगा आपको, यही वाला टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बीम एफिशिएंसी। इसके बाद आपका आता है रेडिएशन इंटेंसिटी। कोई बताएगा व्हाट इज रेडिएशन इंटेंसिटी? अच्छा, ये कुछ टर्म हमारे और भी हैं, जैसे हाफ पावर बीम विड्थ, फर्स्ट नल बीम विड्थ, ये क्या होती है, बताएगा कोई? किसी को कुछ आइडिया है? ओके, तो मैं बता देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिएगा बीम विड्थ। बीम विड्थ मैंने एक मिनट, हाँ, एंटीना जो बैंडविड्थ बताया था मैंने, ठीक है, दैट इज रिलेट विद द बीम विड्थ। ठीक है, तो अभी एक हेडिंग डाल लीजिए बीम विड्थ। डालिए बेटा, हेलो। Yes, sir. हाँ, बीम विड्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम दो तीन चीजें आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो एक लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले एक्चुअली मैं सारे जितने भी डेफिनेशन पार्ट हैं वो सब कवर कर लेना चाह रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन जब कराएंगे तो फिर जब आपको सब बेसिक चीजें पता होंगी तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो बीम विड्थ क्या होता है? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना। ठीक है, दिस इज वेरी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न इन द, यू कैन से फैक्टर दैट इज इन द रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, तो बीम विड्थ हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, बीम विड्थ इज, अच्छा आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, नहीं आना है? हेलो, बना रहे हैं सर। नो, नोट्स बेटा बना लीजिएगा ना, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हम तो खैर शेयर कर ही देंगे आपको ये डेटा, इसीलिए मैं लिख लिख के एक एक चीज़ बताता हूँ आपको, और टाइम मुझे ज़रूर लगता है इसमें लिखने में। ठीक है, लेकिन आपको हमें कंटेंट भी प्रोवाइड करना है, तो इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। लेकिन आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये आपको काम करेगा आगे भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसको थोड़ा वेटेज दीजिए। तो बीम विड्थ इज द
aperture angle from where most of the power is radiated. Most of the power is radiated. मतलब ये वो एपर्चर एंगल होता है जहां से ज्यादा से मैक्सिमम पावर या ज्यादा से ज्यादा पावर रेडिएट होती है, उसको बीम विड्थ कहते हैं। ठीक है, बीम विड्थ का मतलब विड्थ ऑफ द बीम, जो रेडिएटेड बीम है। ठीक है, विड्थ जो ज्यादा होगी इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर एंड मोर बीम्स। क्लियर? तो एपर्चर एंगल जो होता है वो डिसाइड करता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेडिएटेड पैटर्न या पावर। ठीक है, द टू मेन कंसिडरेशंस ऑफ दिस बीम, two main considerations of this beam width are कौन कौन से कंसिडरेशन हैं? कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं? दो कंसिडरेशन मैंने बताए थे, एक आपको HPBW बताया था और एक आपको FNBW बताया था। बताया था, पहला बताया था हमने HPBW, इसको क्या बोलते हैं? हाफ पावर बीम विड्थ। हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है, क्या होता है ये हाफ पावर बीम विड्थ? बताइए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू, ये अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? दैट इज द कैटेगरी ऑफ बीम विड्थ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन कॉमा, इसको मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार इसका फुल फॉर्म लिख चुका हूँ। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन कॉमा, द एंगुलर सेपरेशन इन विच angular separation in which the magnitude of radiation pattern magnitude of radiation pattern magnitude of radiation pattern। ठीक है, magnitude of radiation pattern decreases by 50%। क्या हो जाए? पैटर्न कहाँ तक डिक्रीज कर जाए? 50%, और -3 dB। ठीक है, फ्रॉम द, डीबी में देखेंगे तो -3 dB फ्रॉम द पीक ऑफ द मेन लोब, पीक ऑफ द मेन बीम। ठीक है, या मेन लोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, is called is the half power is the half power beam width। ठीक है, क्लियर है?
जैसे ये हमारा मेन लोब होता है,